Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. We are doing chapter number 5 of class 6th history. The name of this chapter is Kingdoms, Kings and Early Republic. इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से कुछ किंग्स जो है पावरफुल किंग बने और कैसे उन्होंने जो है अपने किंगडम्स को एक्सपेंड किया। ओके, कुछ पॉइंट्स इस चैप्टर के हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले हम उन्हें रिकॉल करेंगे, फिर जो है हम आगे वाले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो किया था कि हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। पास्ट के टाइम पर कुछ लोग जो है रूलर्स कैसे बने। आजकल हम अपने रूलर्स और लीडर्स को कैसे चूज़ करते हैं, वोट कास्ट करके, लेकिन ये कोई पुराना वेज नहीं है, ये नियर अबाउट 50 ईयर्स या उससे कुछ ही साल पुराना है। लेकिन पास्ट में किस तरीके से लोग जो है रूलर्स बनते थे, एक्चुअली हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था कि जो आम लोग होते थे वही जो है अपने बीच से अपने किसी चीफ को चूज़ करते थे और उसी को जो है अपना राजा मान लेते थे। ये राजा ना तो बड़े बड़े पैलेसेस में रहते थे, ना इनके पास बड़े बड़े किंगडम हुआ करते थे, ना ही कोई कैपिटल सिटी, और ना ही ये लोग जो है वेल्थ को इकट्ठा करते थे। ओके, लेकिन टाइम बीतते बीतते आज से नियर अबाउट 3000 ईयर्स अगो क्या हुआ कि कुछ रूलर्स ने, कुछ राजास ने जो है अपने आप को पावरफुल राजा बना लिया, और उन्होंने अपने आप को पावरफुल राजा बनाया कुछ डिफरेंट टाइप के सेक्रीफाइसेस करके। उन सेक्रीफाइसेस में कुछ रिचुअल्स वो लोग करते थे, जिनमें से एक है अश्वमेधा। अश्वमेधा जो रिचुअल होता था उसमें जो है कोई भी रूलर क्या करता था कि वो सेक्रीफाइस करने के लिए बैठ जाता था और अपने घोड़े को जो है खुला छोड़ देता था। उस हॉर्स को राजा के लोग जो है गाइड करते थे, गार्ड करते रहते थे। अब वो हॉर्स जो है किसी भी प्लेस पर जा सकता था, जिस भी किंगडम में वो जाता, अगर वहाँ का राजा उसको रोक लेता था तो उसे उस राजा से, उस किंग से फाइट करनी होती थी जिसका वो हॉर्स होता था। और अगर नहीं होता था तो उसको जो है ये मान लेना होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा है वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। देन उसके बाद जो है उस राजा को सेक्रीफाइस में, यज्ञ में इन्वाइट कर लिया जाता था। अब जो भी राजा यज्ञ में इनवाइटेड होते थे वो राजा के लिए जो है कुछ गिफ्ट्स लेकर आते थे। जो इस यज्ञ का, इस सेक्रीफाइस का, इन रिचुअल्स का सेंटर फिगर होता था वो होता था किंग। उसे एक स्पेशल सीट पर बैठा दिया जा सकता था, जैसे कि कोई थ्रोन या फिर किसी टाइगर की स्किन। उसका जो चैरियोटर होता था उसका भी मेन पार्ट होता था इस सेक्रीफाइस में, क्योंकि वो बैटल फील्ड में राजा के साथ होता था। तो इन सेक्रीफाइसेस में वो अपने राजा का गुणगान करता था कि भाई हाँ, राजा ने किस तरीके से जो अपने दुश्मन को हराया, उसकी ग्लोरी की कथाएं सुनाता था। अब राजा के जो रिलेटिव्स होते थे, स्पेशली उसकी वाइफ और सन, वो लोग भी जो है छोटे छोटे रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। अब इन रिचुअल्स में, इन सेक्रीफाइसेस में आने वाले जितने भी लोग होते थे वो सब राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे, चाहे वो दूसरे किंगडम्स के किंग हैं या फिर चाहे वो उसी के किंगडम के आम लोग हैं, मीन्स फार्मर्स हैं, क्राफ्ट पर्सन्स, ट्रेडर्स, जो भी हैं वो सभी लोग जो है राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे। ये जो सेक्रीफाइसेस होते थे वो स्पेशली ट्रेंड प्रिस्ट के द्वारा करवाए जाते थे, और सेक्रीफाइस के कंप्लीट होने के बाद इन प्रिस्ट को जो है गिफ्ट दिया जाता था। ओके, आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था वर्नास के बारे में कि हमारे कंट्री में 4 मेन वेदास लिखे गए। नियर अबाउट 3500 ईयर्स अगो ऋग्वेद लिखा गया। उसके बाद जो है 3 वेद्स, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए। इन जो वेदास में जो है हमारी सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और इन 4 पार्ट्स को कहा जाता है वर्नास। सबसे पहला जो स्थान इन वर्नास में है वो है प्रिस्ट का। प्रिस्ट अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, और उन लोगों का काम था वेदास को पढ़ना और पढ़ाना, और इसके साथ साथ सेक्रीफाइस करना और गिफ्ट्स को गेन करना। दूसरा जो प्लेस था वो था किंग्स का, रूलर्स का, जो कि अपने आप को क्षत्रिय कहते थे। ये लोग बैटल्स करते थे और अपने लोगों की प्रोटेक्शन करते थे। थर्ड जो प्लेस था वो था विश्व और वैश्य का, और इन लोगों में फार्मर्स, हर्डर्स और ट्रेडर्स हुआ करते थे। दोनों ही क्षत्रिय और वैश्य जो है सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म कर सकते थे। लास्ट वाला जो वर्ण होता था वो होता था शूद्रा। शूद्रा का काम होता था ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करना, और इनको जो है सबसे नीचे समझा जाता था। विमेन को भी जो है शूद्रा वाली ही कैटेगरी में रखा जाता था, और विमेन भी जो है किसी टाइप के किसी रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। प्रेस्ट लोगों का कहना था कि ये जो जितने भी ग्रुप्स, जितने भी वर्ण बने हुए हैं वो सभी जो है बर्थ के बेस पर हैं। लाइक किसी ब्राह्मण का बेटा है, और मीन्स अगर कोई बच्चा जो है ब्राह्मण के घर में पैदा होता है तो वो ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय के घर में पैदा होता है तो वो क्षत्रिय ही होगा। ये 4 जो है पार्ट्स में उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया, और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है सोसाइटी के रूल्स बनाए कि भाई इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हर एक पर्सन का अपना एक ऑक्यूपेशन होगा। लेकिन
सब कॉन्टिनेंट के कुछ ऐसे पार्ट थे, हमारी कंट्री के कुछ ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पर इन वर्णास को नहीं माना जा रहा था। मीन्स कुछ लोगों का मानना था कि ब्राह्मण ही सबसे सुपीरियर क्यों है, कुछ क्षत्रिय अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानते थे, मीन्स ब्राह्मणों से भी ज़्यादा सुपीरियर मानते थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये बर्थ के बेस पे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, कुछ लोगों का कहना था कि ये वर्ण जो है ऑक्यूपेशन के बेस पे नहीं होने चाहिए, कुछ का कहना था कि भाई जो ये रिचुअल्स सेक्रीफाइसेस होते हैं ये करने का अधिकार सबका होना चाहिए, किसी एक का नहीं होना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। इसके साथ साथ एक और पार्ट था जिन्हें अनटचेबल्स कहा गया, और इन अनटचेबल्स का काम होता था बैरियल्स और क्रिमिनेशंस करना, यानी कि मरे हुए लोगों की डेड बॉडी को दफनाना या फिर उनको जलाना। इवन प्रेस्ट जो क्षत्रिय होते थे ये इन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे। अगर ये इनके सामने आ जाते तो वो समझते थे कि भाई वो पॉल्यूट हो गए हैं, वो अपवित्र हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था जनपद्स के बारे में। हमने ऋग्वेदा में देखा था कि जो जन होते थे, मीन्स लोग होते थे, वो आपस में मिलजुल कर ही रहते थे, मतलब एक छोटे से ग्रुप में ही रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये ग्रुप्स बढ़ने स्टार्ट हो गए। जनपद का मीनिंग होता है, जन का मीनिंग होता है लोग और पद का मीनिंग होता है पैर। तो जनपद का लिटरेरी मीनिंग हुआ कि लोगों ने जहाँ पर अपने पैर रखे और वहाँ पर सेटल हो गए, वही एरिया जो है जनपद का एरिया कहलाया। कुछ मेन जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने जो है कुछ जनपद्स को एग्जावेट किया, और इनमें से है जो दिल्ली का पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है, और एटा के पास जो है अतरंजी खेड़ा, इन्हें एग्जावेट किया। और जब यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने एग्जावेशन की तो इन्होंने पाया कि जनपद्स में जो लोग होते थे वो हट्स में रहते थे। ओके, और उनके जो ऑक्यूपेशन होते थे वो 2 ऑक्यूपेशन थे, पहला था फार्मर और दूसरा था एनिमल रेयरिंग। ये कुछ कैटल्स को रेयर करते थे और इसके साथ साथ दूसरे एनिमल्स को भी रेयर करते थे। साथ ही ये लोग जो है फार्मिंग भी करते थे। फार्मिंग में ये लोग राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सिसमे और मस्टर्ड को ग्रो करते थे। ओके, इन जनपद्स को जब एग्जावेट किया गया तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ डिफरेंट और स्पेशल टाइप के वेयर्स भी मिले हैं। इन वेयर्स को कहा गया है पेंटेड ग्रे वेयर्स, क्योंकि ये ग्रे कलर के हैं तो और इनके ऊपर पेंटिंग बनी हुई है, इसीलिए इन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने नेम दिया पेंटेड ग्रे वेयर्स का। ये जो है बहुत ही फाइन है टच करने में और बहुत ही नाइस और स्मूथ इनका सरफेस है, और इनमें जो है प्लेट्स और बॉल्स ही मिले हैं। और ऐसा माना गया है कि शायद ये आम लोगों के द्वारा आम दिनों में मीन्स डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं किए जाते थे, कुछ स्पेशल ओकेजन पर कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को ही फूड सर्व करने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। इसके साथ साथ जनपद्स में रहने वाले लोग जो है अर्थन पॉट्स बनाते थे। इनमें से कुछ ग्रे कलर के होते थे जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, कुछ जो है रेड कलर के होते थे। ओके, देन हमने डिस्कस किया था महाजनपद्स के बारे में। अब जनपद जब महा बन गए, यानी कि जब उनका साइज बड़ा हो गया, वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गए, तो वो जो है महाजनपद कहलाए। टोटल जो है 16 महाजनपदों के बारे में डिस्कशन मिलता है, लेकिन इनमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट थे, लाइक काशी, कोसला, मगध, वज्जी एंड कुरु, पांचाल, अवंतिका, गांधार। इनमें से ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट थे जो बुद्ध और जैन दोनों के ग्रंथों में हमें देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नियर अबाउट 2500 ईयर्स जो है जनपद बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ जनपद इंपॉर्टेंट हो गए थे जिनको जो है महाजनपद कहा गया। इन जनपद्स की जो है पिक्चर यहाँ इस मैप में दी हुई है, इनकी लोकेशन यहाँ पर दी हुई है। अब हर एक जनपद की अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी, और हर एक कैपिटल सिटी फोर्टिफाइड होती थी, यानी कि इसके चारों तरफ जो है बाउंड्री बना दी जाती थी। ये बाउंड्री बड़ी बड़ी वॉल्स की बनती थी, और इन वॉल्स को बनाने के लिए वुड, ब्रिक्स और बड़े बड़े स्टोन्स का जो है यूज़ किया जाता था। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ड बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम द अदर किंग्स। फोर्ट्स भी यहाँ पर बनाए जाते थे क्योंकि लोग जो है, राजा जो है दूसरे राजा से डरते थे, उनके अटैक से डरते थे, और प्रोटेक्शन के लिए फोर्ट्स बनाते थे। इसके साथ साथ कुछ किंग ये शो करना चाहते थे कि भाई हाँ वो कितने रिच और पावरफुल हैं, इसीलिए भी वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाते थे। और जो ये बिल्डिंग्स फोर्टिफिकेशन होती थी, मीन्स जो ये बाउंड्री बनाई जाती थी, उसके अंदर का जो एरिया होता था उसके ऊपर कंट्रोल करना बड़ा इजी होता था, इसीलिए भी कुछ किंग जो है अपनी कैपिटल सिटी को फोर्टिफाइड करते थे। तो यही 3-4 रीजंस हैं कि क्यों महाजनपद के किंग जो है अपनी सिटीज़ को फोर्टिफाई करते थे। अब बिल्डिंग जैसे कि ये जो बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, इनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती थी। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हाँ हमने सोचा चलो बड़ी बड़ी वॉल्स बनाते हैं और वैसे ही बन गई, नहीं, इनको बनाने के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग्स की ज़रूरत होती थी, लाखों ब्रिक्स और स्टोन्स की ज़रूरत होती थी,
और बहुत ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत होती थी। तो थाउजेंड्स ऑफ मैन, वीमेन और बच्चों ने मिलकर जो है इन वॉल्स का निर्माण किया। ये यहाँ पर जो है एक कुशकुंभी की वॉल को दिखाया गया है, कितनी लंबी और कितनी बड़ी वॉल है ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये जो राजा थे इन्होंने जो है अपने फोर्टिफिकेशन के साथ साथ, बड़े बड़े फोर्ट्स बनाने के साथ साथ बड़ी बड़ी आर्मीज रखना भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि एक किंग दूसरे किंग के ऊपर जो है अटैक कर रहा था तो आर्मीज की जरूरत थी। अदरवाइज पहले हमने देखा ऋग्वेदा में कि जो आर्मी होती थी वो एक मतलब रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, बस ऐसे ही लोगों की असेंबली होती थी और लोग जो है दूसरे राजा के ऊपर अटैक कर देते थे। बट महाजनपद के जो किंग होते थे उन्होंने जो है बड़ी बड़ी आर्मीज रखना शुरू कर दी। ये जो सोल्जर्स होते थे ये पेड सोल्जर्स होते थे। ओके, सो अब जब पेड सोल्जर्स थे, इतने बड़े बड़े फोर्ट्स बना रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज दीवारें बना रहे थे, फोर्टिफिकेशंस कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है राजाओं को नए नए रिसोर्सेज की भी ज़रूरत थी। सो यहाँ तक हम जो है डिस्कस कर चुके थे। आज हम आगे वाले पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो है टैक्सेस। जैसा कि रूलर्स ऑफ महाजनपद वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे थे, फोर्ट्स बना रहे थे, बड़ी बड़ी आर्मीज को मेंटेन कर रहे थे, तो उन्हें जो है रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने नए नए रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के बारे में सोचा। अब रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए उन्हें किसकी ज़रूरत थी? ऑफिशियल्स की ज़रूरत थी। सो जो ये गिफ्ट्स आते थे सेक्रीफाइसेस के टाइम पर, अब राजा जो है इनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते थे, क्योंकि वो जो है हर दिन तो सेक्रीफाइस करते नहीं थे। उन्हें जो है साल के कुछ दिनों में दूसरे काम भी करने होते थे, तो हर दिन सेक्रीफाइस नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जो है इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, इन गिफ्ट तो वो लेते ही लेते थे, इसके साथ साथ जो है जो जनपद के राजा थे उन्होंने जो है लोगों से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। अब ये टैक्स जो है किस किस के ऊपर लगता था? सबसे जो मेन टैक्स था और सबसे जो इम्पोर्टेंट टैक्स था वो टैक्स था क्रॉप्स के ऊपर लगाया हुआ टैक्स, क्योंकि मोस्टली जो लोग थे वे क्या थे? फार्मर्स थे। इसीलिए जो है क्रॉप्स के ऊपर लगाया गया टैक्स सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकम वहीं से होती थी। ये जो टैक्स होता था इसमें क्या फिक्स किया गया था कि जो टोटल प्रोडक्शन होगा उस टोटल प्रोडक्शन का 1/6 जो है राजा को देना होगा। मीन्स सपोज जो है 60 kg प्रोडक्शन हुआ तो उसमें से 10 kg जो है प्रोडक्शन राजा को देना होता था, और इसको जो है क्या कहा जाता था? भाग या शेयर कहा जाता था। ओके, सो पहला जो टैक्स था वो था फार्मर्स के ऊपर, और यही सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स भी था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकम राजा को यहीं से होती थी। दूसरे लोगों के ऊपर भी टैक्स लगता था, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन्स के ऊपर टैक्स। अब इनके ऊपर टैक्स किसी पैसे के रूप में नहीं लगता था या किसी चीज़ के रूप में नहीं लगता था। इन्हें क्या करना होता था कि मंथ में 1 टाइम जो है राजा के यहाँ पर काम करना होता था। ओके, सो इनका जो टैक्स होता था वो लेबर के रूप में होता था। नेक्स्ट है हर्डर्स, यानी कि पशुपालक। पशुपालक जो है अपना टैक्स किस तरीके से देते थे? राजा को जिन एनिमल्स की ज़रूरत होती थी वो एनिमल्स वो राजा को देते थे, और इसके साथ साथ एनिमल्स से मिलने वाले प्रोडक्ट भी वो जो है किंग को देते थे। There were also tax on the goods that were bought and sold through the trade. जो ट्रेड पर्सन्स होते थे उनके ऊपर भी जो है टैक्स लगता था, यानी कि जितने भी सामान को वो बेचते और खरीदते थे उस सामान के ऊपर उन्हें टैक्स देना होता था। लास्ट बच गए जो हंटर्स और गैदरर्स होते थे, यानी कि जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे। अब इन्हें भी राजा को टैक्स पे करना होता था, किस रूप में? एनिमल्स के रूप में, यानी कि जो भी एनिमल्स होते थे फॉरेस्ट के अंदर वो इन्हें पकड़ कर जो है राजा को देकर आते थे। तो इस तरीके से हंटर्स और गैदरर्स जो है टैक्स को देते थे। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सोसाइटी में हर रहने वाले हर किसी को जो है टैक्स पे करना होता था, एक्सेप्ट जो प्रिस्ट होते थे उन्हें। मीन्स प्रिस्ट के ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता था। उसके अलावा सोसाइटी में जितने भी लोग थे सबको जो है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो लेबर के रूप में है, एनिमल्स के रूप में है, किसी न किसी तरीके से जो है टैक्स को पे करना ही होता था। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द चेंजेस इन एग्रीकल्चर। इस टाइम पर एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस आए। मेनली 2 चेंजेस को ही हम डिस्कस करेंगे। अब ये चेंजेस आने के पीछे रीज़न क्या था? देखिए, राजा ने जो है टैक्सेस को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। पहले फार्मर्स क्या करते थे? सेक्रीफाइसेस के टाइम पर, यज्ञ के टाइम पर ही कुछ गिफ्ट्स राजा को देते थे, लेकिन अब उनके लिए फिक्स हो गया कि जैसे ही उनकी फूड प्रोडक्शन आएगी उन्हें जो है अपनी क्रॉप का, अपने प्रोडक्शन का 1/6 तो राजा को देना ही देना होगा। तो इसीलिए जो है किंग ने भी सोचा कि क्यों ना जो है एग्रीकल्चर में किसी न किसी तरीके के सुधार, डेवलपमेंट किए जाए, क्योंकि किंग को सबसे ज़्यादा इनकम यहीं से हो रही थी। तो इसीलिए उसने जो है एग्रीकल्चर में कुछ राजा ने मिलकर, कुछ लोगों ने मिलकर जो है एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस किए। सो सबसे हम यहाँ पर 2 मेन चेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला जो मेन चेंज था वो था आयरन प्लोशेयर का यूज़ करना। मीन्स पहले लोग क्या करते थे? वुडन के प्लोशेयर, वुडन के हल का यूज़ करते थे। अब वुडन का जो हल होता था वो ग्राउंड के सिर्फ छोटे से पार्ट को ही, थोड़े से पार्ट को ही टिल्ट कर पाता था।
मीन्स ज़्यादा जो है लैंड की फर्टिलिटी नहीं बढ़ती थी। इसके साथ साथ जो हार्ड लैंड होती थी वहाँ पर भी वो टिल्ट नहीं कर पाता था। तो जैसे ही आयरन का प्लोशेयर आया तो वो मिट्टी के अंदर काफ़ी अंदर तक जो है ग्राउंड को टिल्ट कर देता था, जिसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी बढ़ी। इसके साथ साथ जो एरिया हार्ड एरिया थे, यानी कि जहाँ पर हार्ड लैंड थी, वहाँ पर भी प्लोशेयर इजीली जो है ग्राउंड को टिल्ट कर देता और वहाँ पर भी जो है क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट हो गया। तो इससे जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा। दूसरा जो चेंज आया था वो आया था पैडी क्रॉप्स में, क्योंकि पैडी यानी कि चावल की जो खेती होती थी, गेहूं और चावल की ही खेती ज़्यादा होती थी, तो पैडी क्रॉप्स में भी एक चेंज आया। पहले लोग क्या करते थे कि अपने खेतों में जो है धान के बीजों का ऐसे छिड़काव करते थे और फिर उसके बाद जैसे भी पौधे हुए उन्हें वो जो है उन्हें वो जो है चेक करते थे और उन्हीं को कट करते थे। लेकिन अब चेंज क्या आया कि उन्होंने क्या किया, ये बीजों को तो वो स्प्रिंकल करते ही थे, तो लेकिन अब वो इस क्रॉप को पूरा नहीं बढ़ने देते थे, उनकी सैपलिंग्स को यहाँ से निकालते थे और दूसरी जगह पर सैपलिंग्स को ग्रो कर देते थे। इसकी वजह से हर एक जो पौधा था वो जीवित रहता था और इससे क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ी। जैसा कि आजकल भी हम देखते हैं जो धान की जो पैडी की जो खेती की जाती है वो इसी तरीके से की जाती है, बीज को छिड़क कर नहीं की जाती है। तो ये दो मेजर चेंजेस जो हैं एग्रीकल्चर में हुए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा और राजा के रिसोर्सेज बढ़े और राजा को जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भी मिलने लगा और वो अपने फोर्ट्स, आर्मीज और फोर्टिफिकेशन में इसका यूज़ करने लगा। नेक्स्ट, अभी हमने महाजनपद के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम 2 महाजनपद के बारे में डिस्कस करेंगे, मगधा और वज्जी। मीन्स किस तरीके से ये जो है एक्सपेंड हुए। फाइंड मगधा ऑन मैप नंबर 4, पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 पे जो मैप दिया हुआ है वहाँ पर मगधा को आपको फाइंड आउट करना है। मगधा जो है 200 ईयर्स, नियर अबाउट 200 ईयर्स में ही जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महाजनपद बन गया था। मीन्स महाजनपद बनना कब स्टार्ट हुए थे, 2500 ईयर्स को बनना स्टार्ट हुए थे। उसके 200 सालों में ही, यानी कि आज से नियर अबाउट 2300 ईयर्स अगो मगधा जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महाजनपद बन गया था। अब इसके पीछे इंपॉर्टेंट बनने के पीछे क्या क्या रीज़न है, कुछ रीज़न जो है नेचुरल है और कुछ रीज़न ह्यूमन बेसिस पर है। नेचुरल रीजंस क्या हैं, सबसे पहला तो ये जो एरिया है यहाँ पर गंगा और सोन रिवर्स फ्लो करती थी। गंगा और सोन रिवर्स फ्लो करती थी तो ये इनके लिए बहुत सारे तरीक़ों से इंपॉर्टेंट थी। लाइक ट्रांसपोर्टेशन में इनकी हेल्प होती थी, मीन्स जो भी सामान इधर से उधर लेकर जाना होता था तो इसमें उसकी इनकी हेल्प होती थी। मीन्स ये लोग जो है ट्रेडिंग को बड़ा इजीली कर पाते थे और जब जैसे किसी कंट्री की ट्रेडिंग बढ़ती है तो इट मीन्स जो है वहाँ पर वेल्थ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन में उनकी हेल्प हुई, वाटर सप्लाई में इनकी हेल्प हुई और हमें पता है कि जहाँ से रिवर्स फ्लो करती हैं वो लैंड जो है फर्टाइल लैंड बन जाती है। तो इन रिवर्स ने जो है मगधा एरिया की लैंड को फर्टाइल बनाने में हेल्प की, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ। ओके, एक तो ये था। दूसरा जो है मगधा का जो एरिया था वो मोस्टली जो एरिया था वो कैसा एरिया था, फॉरेस्टेड एरिया था। अब फॉरेस्ट से बड़े अच्छे एलिफेंट मिलते थे और फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग होते थे इन एलिफेंट्स को कैप्चर करते थे और आर्मी के लिए ट्रेंड करते थे, जिसकी वजह से राजा की जो आर्मी थी वो स्ट्रॉन्ग आर्मी बनी। इसके साथ साथ फॉरेस्ट से लोगों को जो है हाउसेस बनाने के लिए वुड मिल गई, कार्ट्स और चैरियट्स बनाने के लिए भी वुड मिली। नेक्स्ट जो रीज़न था वो था आयरन ओर, मीन्स लोहे की खानें। लोहे की खानें यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। इन लोहों की खानों से पहला तो जो चेंज हमने देखा था वो था प्लोशेयर बनाना लोगों ने शुरू किया, जिसकी वजह से जो है इनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। दूसरा जो है लोहे से स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स इन्होंने बनाए कि जब कोई दूसरा राजा इनके ऊपर अटैक करता तो उसको हराना इनके लिए ईजी हो जाता। तो ये तो थे 3 नेचुरल रीज़न मगधा के डेवलप होने के। मीन्स पहला, यहाँ पर गंगा और सोन रिवर्स थी जिसकी वजह से यहाँ की लैंड फर्टाइल हुई और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलती थी। दूसरा जो है यहाँ का जो मेनली एरिया था वो फॉरेस्टेड था। फॉरेस्ट से जो है एलिफेंट्स जैसे एनिमल्स इन्हें मिले। इसके साथ साथ जो है कार्ट, चैरियट्स और घर बनाने के लिए लकड़ी भी मिल जाती थी। तीसरा था यहाँ पर आयरन माइंस थी, जिसकी वजह से इन्होंने जो है स्ट्रॉन्ग प्लोशेयर टूल्स और वेपन्स बनाए। ये हो गई नेचुरल। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में कि ह्यूमन पावर ने किस तरीके से मगधा को डेवलप किया। मगधा के 2 वेरी पावरफुल रूलर्स हुए, वो थे बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु ने बहुत सारे राजाओं को, बहुत सारे जनपद को कॉन्कर किया। महापद्मंत भी यहाँ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हुए। उन्होंने अपने एरिया को जो है नॉर्थ वेस्ट तक एक्सपेंड कर दिया था। राजगिरा, जो कि आज का प्रेजेंट जे राजगिरी है,
और ये जो है मगधा की कैपिटल रही बहुत लंबे टाइम तक। इसके बाद जो है इसकी कैपिटल आज का पटना जो है पाटलिपुत्र में चेंज हो गई थी। More than 2300 years ago, a ruler named Alexander. आज से 2300 ईयर्स अगो की पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा, जो कि यूरोप की ही एक एरिया है, वहाँ मैसिडोनिया का एक रूलर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। वो जो है वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहता था, मीन्स पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था। ऑफ कोर्स हालांकि वो कई जगह पर जो है पूरे वर्ल्ड को तो वो कॉन्कर नहीं कर पाया, लेकिन एनी हाउ वो जो है इजिप्ट और वेस्ट एशिया के पार्ट्स को जो है कॉन्कर करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जा पहुंचा। और जब ये लोग जो है ब्यास के किनारे पर आए तो वहाँ से उसके जो सोल्जर्स थे, उसकी जो आर्मीज थी, उसने आगे जाने से, ईस्ट वर्ल्ड की तरफ जाने से मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा, वो डर रहे थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि जो इंडिया के जो रूलर्स हैं उनके पास बड़ी बड़ी आर्मीज हैं, फुट सोल्जर्स हैं, चैरियोट्स हैं और एलिफेंट्स हैं। इसीलिए वो डर गए थे कि कहीं वो इंडिया में जाएंगे तो वो हार जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया। और अलेक्जेंडर बिना इंडिया में आए ही, यहाँ से लड़े बिना ही हार मानकर वापस चला गया था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और महाजनपद, दैट इज वज्जी। जब मगधा एक बहुत ही पावरफुल किंगडम बन गया था तो उसके पास एक और किंगडम था जिसका नेम था वज्जी। अब मगधा में क्या हो रहा था कि एक ही राजा रूल कर रहा था, लेकिन वज्जी में इससे डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट थी। यहाँ पर गण और संघ बने हुए थे। गण क्या होता है, गण इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर, एक ऐसा ग्रुप जिसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। और संघ का मीनिंग होता है एक एसोसिएशन और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन। तो वज्जी में कोई एक रूलर रूल नहीं कर रहा था, गण और संघ रूल कर रहे थे। यहाँ पर एक अलग टाइप की गवर्नमेंट थी। गण और संघ में कोई एक रूलर नहीं होता था, बल्कि बहुत सारे रूलर्स होते थे। इवन कई बार तो जो थाउजेंड्स ऑफ रूलर्स जो हैं इकट्ठे मिलकर काम करते थे, और इन सभी को जो है राजा कहा जाता था। मीन्स थाउजेंड्स ऑफ रूलर्स हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई एक राजा कहलाएगा, सभी जो है राजा कहलाते थे। सभी राजा मिलकर जो है रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। इसके साथ साथ वो लोग जो है अपनी असेंबलीज बुलाते थे, ये डिसाइड करते थे कि भाई हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डिस्कशन और डिबेट्स होती थी इन असेंबलीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने उनके ऊपर अटैक किया है, किसी दूसरे राजा ने इनके ऊपर अटैक किया है, तो वो लोग आपस में मिलते और डिस्कस करते कि भाई हमें जो है इसका समाधान किस तरीके से करना है। ओके, हाउएवर जो विमेन, दास और कम कारक होते थे, यानी कि काम करने वाले जो लोग होते थे, कमकार, ये लोग जो है इन असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। बुद्ध और जैन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में बड़े अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बुद्ध और जो महावीरा थे वो दोनों ही संघ से बिलोंग करते थे, गण और संघ से बिलोंग करते थे। इनके बारे में हम जो है इनके बारे में हमें ज़्यादातर जो है उनकी बुक से पता चला। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक कॉन्वर्सेशन भी दी हुई है इनकी बुक से। वज्जी संघ का ये जो वर्णन है, ये जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो यहाँ पर अकाउंट लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, बुद्धिस्ट की एक फेमस बुक दिग् निकाय से लिया गया है। ओके, ये नियर अबाउट 2300 ईयर्स अगो लिखा गया था। इसमें क्या है, अजातशत्रु एंड वज्जी। अजातशत्रु कौन थे, मगधा के रूलर थे। ओके, बिंबिसार के सन मगधा के रूलर थे। उन्होंने क्या किया कि अजातशत्रु जो है वज्जी के ऊपर अटैक करना चाहता था, तो इसीलिए उन्होंने जो है अपने एक मिनिस्टर जिसका नेम था वस्त्रकार, उन्होंने जो है बुद्ध के पास भेजा एडवाइस लेने के लिए। तो जब बुद्धा से उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें वज्जी पर आक्रमण करना चाहिए, तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने कहा कि वज्जी जब तक उन्नति करता रहेगा, कब तक उन्नति करता रहेगा, कब तक वो जो है कंटिन्यू इसी तरीके से प्रॉस्पर बना रहेगा, जब तक कि दे हैड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि वज्जी में क्या होता था, असेंबलीज होती थी। तो वज्जी में जब तक ये असेंबलीज होती रहेंगी, जब तक वो प्रॉस्पर रहेगा, जब तक लोग मिलकर काम करेंगे तब तक वो प्रॉस्पर रहेगा। यहाँ पर जो है जो रूल्स बनाए गए हैं, इनको वो एस्टेब्लिश करने वाले रूल्स एस्टेब्लिश करेंगे और उन्हें लोग फॉलो करेंगे, फिर भी तब तक भी वज्जी को कोई नहीं हरा सकता। अगर वज्जी के लोग अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट, सपोर्ट और उनको ध्यान से सुनेंगे, यानी कि उनका कहना मानेंगे, तो भी वज्जी को हराया नहीं जा सकता। अगर वज्जी में विमेन्स को सताया नहीं जाएगा और उनको कैप्चर नहीं किया जाएगा, यानी कि उनके साथ किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, तब भी वज्जी को हराया नहीं जा सकता। जो चैत्यज हैं, चैत्य मतलब लोकल श्राइन जो थे वज्जी के, उनको अगर गांव और शहरों के लोग ऐसे ही मेंटेन कर रखेंगे तो भी वज्जी को हराया नहीं जा सकता। वाइज संत हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। जो वाइज संस होते हैं, जो कि अगर
तब अगर वज्जी जो है उनको रिस्पेक्ट करेंगे और उन्हें जो है अपने एरिया में फ्रीली घूमने की परमिशन देंगे तो भी वज्जी को हराया नहीं जा सकता। तो ये सारे आंसर जो है बुद्धा अजातशत्रु के मंत्री को सलाह देते हैं कि तुम्हें जो है वज्जी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वज्जी के लोग जो है आज भी इन नियमों का पालन कर रहे हैं और जब तक ये लोग इन नियमों का पालन करते रहेंगे तब तक वज्जी को कोई भी हरा नहीं सकता है। तो उसके बाद अजातशत्रु जो है इनके ऊपर अटैक तो करते हैं लेकिन वो जीत नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। ओके, डिफरेंट पावरफुल किंगडम्स के जो राजा होते थे उन्होंने जो है वज्जी को कॉन्कर करने की, इन संघ को कॉन्कर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है नियर अबाउट 1500 ईयर्स तक इन्हें कोई भी कॉन्कर नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद गुप्ता के कुछ रूलर्स ने जो है इन्हें कॉन्कर कर लिया था, जिनके बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में रीड आउट करने वाले हैं। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि किस तरीके से कुछ राजा जो है रूलर्स, पावरफुल रूलर्स बने, पहले जो है सैक्रिफाइसेस को करके, फिर अपनी आर्मीज को बढ़ा के और दूसरे रूलर्स के ऊपर अटैक करके, फिर धीरे धीरे जो है जनपद बने, देन महाजनपद बने और कुछ महाजनपद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हुए। उन्होंने जो है अपने बड़े बड़े किले बनाना स्टार्ट कर दिया, अपनी एक कैपिटल सिटी बनाना स्टार्ट कर दिया और अपनी कैपिटल सिटी को वो फोर्टिफाइड करते थे। फोर्टिफाइड करने के उनके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। ओके, मगधा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ का किंगडम बना, उसके पीछे नेचुरल और ह्यूमन हमने कुछ जो है रीजंस को भी डिस्कस किया। सो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके साथ यहाँ पर एल्सवेयर गिवन है कि फाइंड ग्रीक एंड एथेंस इन योर एटलस। हमें जो है अपने एटलस में ग्रीक और एथेंस के बारे में पढ़ना है, चेक करना है। नियर अबाउट 2500 ईयर्स अगो जो एथेंस के लोग थे उन्होंने जो है एक अलग ही टाइप के गवर्नमेंट को फॉर्म किया था और इस गवर्नमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया था? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट दिया था। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ये थी और ये गवर्नमेंट जो है नियर अबाउट 200 ईयर्स अगो तक चलती, मीन्स नियर अबाउट 200 ईयर्स तक चलती रही थी। इस गवर्नमेंट में क्या होता था कि सभी फ्री मैन जिनकी एज 30 थी उन सबको जो है फुल सिटीजन की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता था, मीन्स उन्हें जो है नागरिकता का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर असेंबलीज होती थी और ये असेंबली 1 ईयर में 40 टाइम्स होती थी। यहाँ इन असेंबलीज जो में इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर डिस्कशन किया जाता था। सभी सिटीजन्स जो हैं इन मीटिंग्स में, इन असेंबलीज में पार्टिसिपेट करते थे और जो अपॉइंटमेंट्स होती थी मेन पोजीशंस के लिए, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि मेन पोजीशंस नहीं होती थी, मेन पोजीशंस होती थी। इन मेन पोजीशंस की अपॉइंटमेंट जो है लॉटरी के थ्रू की जाती थी, मीन्स कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकता था कि भाई हाँ मुझे ये पोजीशन चाहिए, तो जिसकी लॉटरी निकलती थी उसी को वो पोजीशन दे दी जाती थी और सभी जो सिटीजन्स होते थे इन पोजीशंस के लिए जो है अपने नेम दे सकते थे। ओके, हर एक जो सिटीजन होता था उसे कुछ टाइम के लिए आर्मी और नेवी में सर्व करना होता था और ये सबके लिए कंपलसरी थी। हाउएवर जो विमेन होती थी उनको सिटीजन्स की तरह कंसिडर नहीं किया जाता था। कुछ फॉरेनर्स जो कि एथेंस में रहते थे, जो कि मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन्स की तरह वर्क करते थे, उन्हें भी सिटीजन्स के राइट नहीं मिले थे। इसके साथ साथ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स जो कि एथेंस में काम करते थे, लाइक माइंस, फील्ड और हाउस होल्ड वर्कशॉप्स में काम करते थे, उन्हें भी सिटीजन्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। बाकी जो 30 ईयर्स से अबव के जो लोग होते थे उन्हें सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता था और वो असेंबलीज में फ्रीली जो है पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इस तरह की डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है एथेंस में चलती थी। ओके, सो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने डिस्कस किया है किंग्स और किंगडम्स के बारे में वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।